हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा जो है वो अब बहुत ही करीब आ चुकी है। सीबीएसई बोर्ड ने अपनी डेट शीट जो है वो 15 फरवरी डिक्लेयर कर दी है। तो आशा है कि यूपी बोर्ड जो है ये भी अपनी डेट शीट को जल्दी ही डिक्लेयर करेगा। बहुत से बच्चे सोच रहे थे कि हो सकता है कि इस बार परीक्षा जो है वो फिर कोरोना के कारण जो है वो टल जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्योंकि जब सीबीएसई जो कि ऑल इंडिया एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, जब उसने अपनी डेट शीट जारी कर दी तो इसका मीनिंग यही है कि जब वो एग्जाम कंडक्ट करा सकता है तो उत्तर प्रदेश सरकार को तो केवल यूपी के ही एग्जाम कंडक्ट कराने हैं, और यूपी में ऐसा कोई अभी ज़्यादा समस्या नहीं है, इसलिए एग्ज़ाम तो होंगे। और अब ये मान के चलिए कि होली के पहले एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट करा लिए जाएंगे, यानी अब डेट कभी भी आ सकती है। तो ये मान के हम लोग यही चलते हैं कि 15 के करीब करीब हम लोगों की भी डेट जो है यूपी बोर्ड की वो भी आ जाएगी। तो अब अपनी तैयारी को हमें किस तरीके से आगे रखना है। सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि मौसम की वजह से सरकार ने छुट्टी कर दी। छुट्टी होने की वजह से क्या होगा कि समस्या आ जाती है कि जो हम लोगों का फ्लो बन रहा था पढ़ाई का वो कहीं ना कहीं ब्रेक होने लगता है। तो छुट्टी का मतलब केवल इतना है कि आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, लेकिन छुट्टी का मतलब ये नहीं कि पढ़ाई ना हो। तो पढ़ाई आपको करनी है, यानी पढ़ाई किसी भी तरह से बाधित नहीं होनी चाहिए। घर पे बैठ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, घर पे बैठ के पढ़ाई करें। सारा मैटर आपके पास है, जिसके पास मैटर ना हो वो मुझको व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मैटर ले सकता है। तो सारा मैटर है, केवल हमें तैयारी करने की जरूरत है। यानी जो अब हमारे पास समय है, लगभग महीना डेढ़ महीने का समय हमारे पास है, हम उसको किस तरीके से योजना बना के हम अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। और देखिए, पूरे साल की मेहनत एक तरफ और जो ये समय है वो एक तरफ। यानी अगर हमने ये महीना भर जो है वो अच्छी तरीके से तैयारी नहीं करी तो पूरे साल की हमारी मेहनत जो है वो खराब हो जाएगी। इसलिए सभी लोग जो ये समय मिला है भाई, जो हम स्कूल जाते हैं 5-6 घंटे हमारे होते हैं वो हमारे बच गए। अब उस समय को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम उसको देर तक सो के बेकार कर सकते हैं, या फिर हम अपनी दिनचर्या उसी तरीके की करके, जैसे हम स्कूल जाते हैं तो जल्दी उठते हैं, जल्दी रेडी हो जाते हैं, उस तरीके से अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करके वो जो समय मिला है उसको हम सही से हर एक सब्जेक्ट को दे सकते हैं, जिससे कि हमारी पढ़ाई में कोई भी लेकिन ना आने पाए। अब योजना सभी को अपने हिसाब से बनानी है। कोई हम योजना बनाते हैं उसको सब लोग फॉलो नहीं कर सकते। अपनी योजना अपने हिसाब से कि हमें क्या क्या चीज़ें भी समस्या रह गई है, कौन कौन से टॉपिक जो है वो क्लियर नहीं है, इस तरीके से उसमें हम अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हैं उस पर हम भी विचार कर रहे हैं। तो जैसे कि आज शाम को एक लाइव सेशन हमने छोटा सा किया था, जिसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, वो कौन कौन से टाइप की होती हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर डिग्री जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है उसको हमने छोटा सा बताया था। आता है सभी लोगों ने देखा होगा। तो इसी तरीके से वो आज केवल चेक कर रहे थे कि किस तरीके का नेटवर्क जो है वो वर्क कर रहा है। तो आप सभी जो है वो अपने कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें कि किस तरीके से जो है वो यूट्यूब पे क्लास चलाई जाए। दो ऑप्शन आपके सामने हैं, पहला लाइव क्लास, दूसरा कि रिकॉर्डेड वीडियो बना के, जैसे इस समय जो है वो रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल रहा है। तो ये दो तरीके हैं। अगर लाइव क्लास होगी तो रात में समय जो है घर पे थोड़ा नेटवर्क की समस्या रहती है, ठीक। तो लाइव क्लास अगर होगी तो वो शाम को होगी 7 बजे, और अगर लाइव क्लास नहीं है तो वीडियो तो फिर किसी भी समय जो है वो अपलोड किया जा सकता है। लेकिन अपलोड करने में क्या होगा कि आपको कोई समस्या है तो आप कैसे पूछेंगे। लाइव क्लास में आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। खैर, आप लोग कमेंट के माध्यम से जो है वो बताएंगे कि किस तरीके की क्लास सही रहेगी, यानी वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दें या फिर लाइव क्लास शाम को 7 बजे रखी जाए, ठीक। और इसका प्रयोजन जो बहुत साल पहले था वही आज भी है। यानी जो ये YouTube चैनल हमने बनाया था इसका प्रयोजन उस समय 2020 में जब कोरोना आया था उस समय भी यही था कि कोरोना की वजह से किसी बच्चे की भी पढ़ाई बाधित ना हो, और वही उद्देश्य आज भी है। यानी जो हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं शुरुआत से 100% मैथ में 100 नंबर का, वो तभी पूरा हो सकता है जब ये समय जो कि छुट्टियों का पड़ चुका है। नॉर्मली हर साल छुट्टियां
हो ही जाती हैं खराब मौसम की वजह से। तो ये जो समय हमारा है इसे हमें किस तरीके से व्यवस्थित करना है, तो इसमें मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आपको मेहनत करनी है। कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा, लेकिन करना किसे, आपको। परीक्षा आपको देनी है, लिखना आपको है, लेकिन किस तरीके से वो बताने के लिए मैं हूँ। कोई भी अगर समस्या आती है, व्हाट्सएप नंबर नीचे हमारा है, उस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक, सभी बच्चे बिल्कुल अलर्ट रहें और वो कांटेक्ट में रहें, ताकि उनको किसी भी तरीके की समस्या जो है अगर आए तो वो डायरेक्टली मुझसे पूछ पाए। ठीक, तो आज हम लोग क्या करेंगे, अब पूरा 1 महीने का शेड्यूल क्या है उसको आज हम लोग थोड़ा समझ लेंगे, फिर आगे से कंटिन्यू इसको रखेंगे आपके कमेंट आने के बाद, और जैसा आपका रिस्पांस आएगा उसी तरीके की क्लास होगी। ठीक, अब देखते हैं कि आपका रिस्पांस कैसा आता है। जितने भी बच्चे हैं जो भी आपके संपर्क में हैं, जितने भी बच्चे इंटरमीडिएट का एग्जाम देने जा रहे हैं, सभी को जो है वो आप फॉरवर्ड कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि और वो सभी लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो तुरंत पता चल जाए। कई बच्चे क्या होते हैं, पूछते हैं सर हमें तो पता ही नहीं है कब आपने लाइव क्लास चलाई, तो नोटिफिकेशन आएगा तो पता चल जाएगा, लेकिन वो तभी आएगा जब सब्सक्राइब होगा। ठीक, तो जितने भी आपके मित्र हैं सभी को इसका फायदा मिले। जब फ्री है तो भाई सभी लोग फायदा उठा सकते हैं, ऐसा तो है नहीं जो स्कूल वाले हैं वही बच्चे फायदा उठा सकते हैं, सारे बच्चे फायदा उठा सकते हैं। ठीक, तो वो कमेंट के माध्यम से पता चलेगा आपका रिस्पॉन्स किस तरीके का आ रहा है। दूसरी चीज कि जो अब रिवीजन होगा 1 महीने का, यानी जो 1 महीना ये चलेगा कार्यक्रम, उसमें क्या शेड्यूल हमारा रहेगा। पहली चीज, हर एक चैप्टर को लेकर जो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक, जो हर साल, जो पिछले 4 साल में आए हैं 2019 से लेके 22 तक, उसको हम लोग फोकस करेंगे। उस टॉपिक को बता के, उस पर 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता के, और सीट जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की है वो मेरा आशीष मैथ क्लासेस के नाम से जब आप टेलीग्राम चैनल ओपन करेंगे तो यही लोगो जो यहाँ पर बना है वो आपको दिखेगा। उस पर सारी PDF आपको मिल जाएंगी जो पिछले 4 साल की हर चैप्टर से जो है वो क्वेश्चन पूछे गए 2019 से लेके 22 तक। बाकी अनसॉल्व सभी के पास होगा, उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनको आपको सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन दिक्कत करता है तो उसको जो है वो व्हाट्सएप के माध्यम से पूछना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चैप्टर हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं वो हमारा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। चूंकि मैंने सुना है कि कई बच्चों को इस चैप्टर से बड़ा डर लगता है, क्योंकि इसमें 5 एप्लीकेशन है। खैर, इसमें डेरिवेटिव का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, सिंपल जो नॉर्मल डेरिवेटिव हमारा होता है उसी का हमें यहाँ पर यूज़ है। तो आखिर नॉर्मल डेरिवेटिव का यूज़ है। अब इसमें 5 एप्लीकेशन है। मान के चलिए कि इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो हर साल पूछे जाते हैं। अब वो कितने नंबर में आएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। 5 एप्लीकेशन है, कोशिश करेंगे कि 5 वीडियो में 5 एप्लीकेशन को जो है वो बटोर लिया जाए। तो आज उसके अंतर्गत पहला एप्लीकेशन जो है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला एप्लीकेशन है रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी। रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी यानी जो हमारी राशियां होती हैं उसमें परिवर्तन की जो दर होती है उसे निकालना। अब आखिर परिवर्तन की दर किस तरीके से निकाली जाती है, आखिर इसमें डेरिवेटिव कहाँ से आ गया, तो उसको हम एक सिंपल एग्जाम्पल के माध्यम से जो है वो जान सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा A बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। ठीक, एक्सेलरेशन यानी त्वरण का फॉर्मूला होता है कि वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक, यानी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब वेग में परिवर्तन हुआ किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। भाई जब टाइम बदलेगा तो वेग भी बदला, तो उसमें जो चेंजिंग हुई वही क्या कहलाया, एक्सेलरेशन यानी त्वरण कहलाया। तो इसको हम बोलते हैं क्या, वेग परिवर्तन की दर को रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी t। तो वही चीज तो यहाँ है रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब है कि अगर एक चीज में परिवर्तन हुआ तो दूसरे में क्या परिवर्तन हुआ। और हम लोग भी तो यही पढ़ते हैं भाई, डेरिवेटिव का मतलब क्या है, dy अपॉन dx का मतलब क्या है कि x में चेंजिंग हुई तो y में किस हिसाब से चेंजिंग हुई, यही क्या बताता है, dy अपॉन dx हमारा बताता है। तो वही चीज यहाँ पर है
यहां पर अगर हम इसको डेल्टा, डेल्टा का मतलब क्या है, चेंजिंग, ठीक, डेल्टा का मतलब पर्याप्त चेंजिंग होती है, डी लग गया है तो इसका मतलब है थोड़ी कम चेंजिंग, ठीक। तो उसी प्रकार से डी वाई डी एक्स भी हमारा रेट ऑफ चेंज बता रहा है, लेकिन यहां पर क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ रेट, तो अगर ये दे दिया गया विद रिस्पेक्ट टू दिस तो ठीक, तो उसके रिस्पेक्ट में करेंगे डेरिवेटिव, और अगर कुछ नहीं कहा गया, रेट ऑफ चेंज केवल कहा गया, तो टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक, समझ में आ गया। अब एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, बहुत छोटा सा, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कह दिया गया एक सर्किल है, ठीक, उसकी रेडियस जो है वो चेंज हो रही है। तो जब रेडियस चेंज होगी तो जो रेडियस पे डिपेंड करती हैं क्वांटिटी यानी राशियां, वो भी परिवर्तित होंगी। अब जैसे भाई रेडियस चेंज हो गई तो उसकी सरकमफ्रेंस यानी परिधि वो भी बदल जाएगी, एरिया वो भी बदल जाएगा। तो उसमें यानी एक अगर क्वांटिटी बदल रही है, एक राशि बदल रही है, तो उस पर जितनी भी राशियां डिपेंड करती हैं उनमें भी बदलाव होगा। तो वो बदलाव कितना होगा यही हमें यहाँ पर सीखना है, ठीक। तो जैसे कह दिया गया कि रेडियस ऑफ सर्किल, यानी सर्किल की रेडियस दे दी गई मान लो 10 सेंटीमीटर, और कहा गया रेडियस में जो चेंज है वो कितना है, मान लिया कि 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो रेडियस में चेंज, तो अभी हमने बताया जो केवल चेंज बोला जाएगा और कुछ ना बोला जाए तो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो चेंज इन रेडियस यानी त्रिज्या में परिवर्तन की दर। तो त्रिज्या में परिवर्तन की दर अब किसके सापेक्ष है बताया नहीं गया, इसलिए टाइम के सापेक्ष। कितना कहा गया, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि हर 1 सेकेंड के बाद जो हमारी रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर इंक्रीज कर रही है तो प्लस का लिखेंगे, डिक्रीज कर रही है तो माइनस का लिखेंगे। क्लियर, तो ये प्लस का लिखा। अब एरिया में चेंज पूछा गया, तो एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। अब देखो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। अगर ये लिख दिया होता फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो आर के रिस्पेक्ट में करते, लेकिन कहा गया कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन एरिया, किसके रिस्पेक्ट में नहीं बताया गया, तो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r और डी आर अपॉन डी टी। अब यहां वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी 10 और डी आर अपॉन डी टी कितना 2, मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया 40 पाई। पाई की वैल्यू हम तब रखेंगे जब कोई वैल्यू जो है वो 7 से डिवाइड हो रही हो, तो 22/7 रख देंगे, अन्यथा पाई में ही आंसर छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं। एरिया ऑफ सर्किल, चूंकि एरिया था और यहाँ रेडियस किस में है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकेंड, यानी रेट ऑफ चेंज इन एरिया, अगर हमारी सर्किल की जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर रही है, तो उसका एरिया कितना इंक्रीज करेगा 40 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और ये देखिए प्लस का आया है इसलिए इंक्रीज करेगा, माइनस का आता तो डिक्रीज करता। तो ये तो हमें खुद ही पता है कि अगर कोई सर्किल है हम क्या कहते हैं, ये सर्किल बड़ा है ये सर्किल छोटा है। अब छोटा बड़ा किस हिसाब से होता है, उसकी रेडियस से ही तो होता है। और खुद समझिए कोई सर्किल इतना बड़ा है तो उसका एरिया कम, और वो सर्किल ज्यादा है बड़ा तो उसका एरिया ज्यादा। तो सीधी सी बात है, हमें पता है कि अगर रेडियस बढ़ गई तो अपने आप एरिया बढ़ ही जाएगा, तो वो बढ़ोतरी यहाँ पर बताई गई। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर थोड़ी बहुत भी उसके फॉर्मूले, हाँ यहाँ पे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। अब हमें पता तो होना चाहिए कि एरिया ऑफ सर्किल होता क्या है। अब यही नहीं पता पाई आर स्क्वायर होता है तो कहाँ से काम चलेगा। और डेरिवेटिव कोई बहुत कठिन नहीं, बहुत आसान वाले डेरिवेटिव, ठीक। जैसे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे यहां पर दिया गया है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं,
बाकी आपको ये बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन दिया है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी जो वॉल्यूम का, जो क्यूब का वॉल्यूम है, यानी घन का जो आयतन है, वो इंक्रीज कर रहा है। कितना? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये आयतन में परिवर्तन की दर दी गई है, यानी डीवी अपॉन डी दिया है। यूनिट से ही पता चल जाएगा सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होगी? वॉल्यूम की। तो साफ साफ लिखा ही है, एक क्यूब है, उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है, यानी घन के आयतन में बढ़ोतरी हो रही है। कितनी हो रही है? इतनी। किस में हो रही? आयतन में। किसके साथ पे? जब कुछ नहीं दिया है तो टाइम के रिस्पेक्ट में हो गई, तो डीवी अपॉन डी हो गया। ठीक, क्लियर। उसके बाद उसकी रेडियस दी गई है, रेडियस यानी आर दी गई है। कितनी? 10 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि जो उसका सरफेस एरिया होगा उसमें परिवर्तन की दर क्या होगी। तो सरफेस एरिया यानी डी अपॉन डी निकालना है। लेकिन एक चीज और, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आया है। समस्या ये आ गई कि जब भी रेट ऑफ चेंज, हमें सबसे छोटी जो उसकी यूनिट होती है उसमें पता होना चाहिए, तभी हम उस पर डिपेंड जितनी भी क्वांटिटी करती हैं उस पर हम निकाल सकते हैं रेट ऑफ चेंज। तो जरा आप बताइए कि जो क्यूब होता है उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है? भाई उसकी साइड। तो साइड यहां पर तो है ही नहीं, साइड में रेट ऑफ चेंज तो पता ही नहीं है, लेकिन वॉल्यूम में पता है। तो हमारा काम क्या है? साइड में रेट ऑफ चेंज निकाल लें, ये वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज जो दिया है उससे, और फिर एरिया निकाल लेंगे। तो लेट साइड ऑफ क्यूब, यानी जो घन का साइड है घन की, वो कितनी? x सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है? साइड क्यूब। अब इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? टाइम के। तो ये हो गया 3x² और dx अपॉन dt। वैल्यू रख दे, dv अपॉन dt कितना? 8। 3x² यानी 10 का स्क्वायर, dx अपॉन dt। यहां से dx अपॉन dt हमने निकाल लिया, कितना है? 8 बटे ये 100 यानी 300 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर हमसे ये पूछता कि उसका जो साइड है उसमें रेट ऑफ चेंज, तो बता देते ये है। अब सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का? 6 इंटू साइड स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट कर दो। ठीक, अब इसमें वैल्यू रख दो। तो 12x² यानी 10 का स्क्वायर इंटू dx अपॉन, सॉरी ये x है केवल, और dx अपॉन dt यानी कितना है? 8 बटे 300। तो इससे ये कैंसिल और ये, तो ये आ गया 16 बटे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक, तो आंसर क्या आ गया? 16 बटे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि एरिया है और एरिया क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अब किस तरीके से करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसमें रेट ऑफ चेंज दिया हो वो लिख लो। ठीक, एरिया में दिया है तो डी अपॉन डी टी है, वॉल्यूम में दिया है तो डी वी अपॉन डी टी है। ठीक, साइड में दिया है तो साइड को x मान लो, dx अपॉन dt है। रेडियस में दिया है तो रेडियस को r मान लो, dr अपॉन dt है। और जिसमें रेट ऑफ चेंज निकालना हो उसका फॉर्मूला लगा दो। अगर सर्किल के एरिया में निकालना है तो a बराबर पाई r स्क्वायर, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू रख दो। और अगर हमें किसी और में निकालना है तो उसका फॉर्मूला लगा दो। क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज यहां से तभी हटना है जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, यानी एक हमारा जो पहला एप्लीकेशन है वो क्लियर हो जाना चाहिए। कम से कम कुछ देखा है, अगर समय दिया है वीडियो को देखने में, तो कुछ कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो, तभी तो समझ में आएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। बाकी जिस टाइप के क्वेश्चन बता रहे हैं उस टाइप के आज आंसर से सब लोग लगाएं, या जो हमने सीट भेजी है
उससे सब लोग लगाएंगे। चलो भाई देखो अगला क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन और है, सिंपल सा है, वो भी कई बार परीक्षा में आ चुका है, तो एक बार पढ़ के बताते हैं। द रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी जो रेडियस है किसकी, सर्किल की, तो रेडियस ऑफ सर्किल, इसको पहले तो मान लेंगे r, और कितनी है 0.7 सेंटीमीटर। सॉरी ये नहीं दी गई है रेडियस, r हमने मान लिया, और रेडियस में चेंज दिया है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो उसकी सरकमफ्रेंस में चेंजिंग बतानी है। तो सरकमफ्रेंस यानी परिधि सर्किल क्या होती है, c बराबर 2 पाई r, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो dc अपॉन dt बराबर 2 पाई dr अपॉन dt। तो 2, अब यहाँ पाई की वैल्यू रखेंगे, क्यों, क्योंकि dr अपॉन dt जो है वो 7 से कैंसिल होने वाला है, ठीक, ये कैंसिल कर दिया 0.1, इनकी मल्टीप्लाई करी 44, उसकी मल्टीप्लाई करी 4.4, ठीक, क्या है परिधि, यानी सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी रेट ऑफ चेंज इन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ, चूंकि ये भाषा वाले क्वेश्चन है, हमको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी हम अपना आंसर दें तो हम उसी फॉर्मेट में आंसर दें जिस फॉर्मेट में हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है। भाई हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि रेट ऑफ चेंज इन सर्कमफ्रेंस, तो आंसर भी तो भाषा में देना है। और हमसे पूछा जाए कि डी सी अपॉन डी टी निकालो, तो ठीक, तो उस भाषा में आंसर देंगे। तो यहाँ पे भाषा में पूछा गया है, इसलिए हम आंसर जो है वो भाषा में देंगे। तो क्या लिखेंगे, सो दैट रेट ऑफ चेंज इन circumference of circle is 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक, भाषा में लिख देंगे। अतः वृत्त की परिधि में वृद्धि की दर 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ठीक। आंसर लिखने का बहुत अच्छा तरीका है, जब भी आप आंसर लिखें तो जो आंसर है इसको ब्लैक पेन से लिख दें, पूरा समझ में आ जाएगा कि ये कैलकुलेशन है और ये आंसर है, ठीक। बहुत सारे एग्जामिनर जो है वो केवल आंसर देख के नंबर देते हैं, तो उनको सुविधा रहेगी, उनको आंसर दिख गया, नंबर दे दिए, आपका भी फायदा हो जाएगा, ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने बताए, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया। अब आपका काम क्या है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं वो जो पिछले साल आए हैं, भाई बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसके थोड़ी ना आए होंगे, आप 2019 से लेके 2022 तक के सेट लगाओ, उसमें देखो कि रेट ऑफ चेंज वाले कौन कौन से क्वेश्चन है। आज के लिए काम आपके लिए यही है, ठीक। अब इस तरीके के जो क्वेश्चन 19 से 22 तक आए हैं उन्हें आज लगाओ। हमने कॉन्सेप्ट बता दिया, 3 क्वेश्चन बता दिए, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन लग जाएंगे। मेरा केवल एक ही फंडा है, सीधा कॉन्सेप्ट इज द पावर, यानी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन चाहे जैसा आ जाए लगा सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो क्वेश्चन हम 50 लगा लेंगे लेकिन 51 वाला नहीं लगेगा। इसलिए कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो, क्वेश्चन किस तरीके से लगेगा, क्या उसमें हम तरीके लगा सकते हैं, ये हमको समझ में आ जाए तो क्वेश्चन तो हम बहुत सारे अपने आप लगा सकते हैं, फिर हमको सारे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए अच्छी तरह से। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक। और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं, आपको क्वेश्चन सॉल्व हुए या नहीं हुए। हो सकता है कि किसी बहुत लोगों का ये टॉपिक छूट चुका हो, ठीक, उन्होंने कभी ना पढ़ा हो, तो हो सकता है कि ये वीडियो जो है वो उनके लिए हेल्प कर जाए, ठीक है। और हेल्प कर जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेज दो ताकि जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है उनको ये मिल जाए, ठीक, और वो कुछ तो सीख लें। तो जो 1 महीना आने वाला है उसमें आपका रिस्पॉन्स उसके आधार पे ही डिसाइड होगा कि किस तरह से। भाई अगर हम ही मेहनत करे जाएंगे तो कोई फायदा थोड़ी ना है, पेपर तो आपको देना है, हमने वीडियो आपको दिया, अगर उसका कोई रिस्पॉन्स हमें पता तो चले कि आपके लिए फायदेमंद हुआ नहीं हुआ, आपने क्वेश्चन लगाया नहीं लगाया, ज़्यादा लोगों को उसका फायदा हुआ नहीं हुआ, ठीक। तो आपका काम क्या है कि इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें और फिर
आप अपने कमेंट करें, फिर देखते हैं कि किस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है, फिर आगे जारी रखते हैं। ओके, चलिए, गुड नाइट।